हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के इस चैनल पे। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सो आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द ग्रिड इज़ यूज्ड इन रेडियोग्राफी 2। जो रेडियोग्राफी के अंदर हम ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करते हैं? फोकस एक्सरेज, reduce scatter radiation, increase exposure time या cool the x-ray tube। तो बच्चों पहले ग्रिड को समझते हैं। ग्रिड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं, सबसे पहले तो ग्रिड को हम लगाते हैं प्लेस्ड बिटवीन पेशेंट एंड इमेज डिटेक्टर। इमेज डिटेक्टर है ना जी। ग्रिड को हम रखते हैं बिटवीन पेशेंट एंड इमेज डिटेक्टर के बीच में रखा जाता है ग्रिड को। क्यों ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं हम? ताकि इससे क्या हो, स्कैटर रेडिएशन कम हो सके। क्या हो सके? स्कैटर रेडिएशन क्या हो सके? कम हो सके। ठीक है जी। स्कैटर रेडिएशन का क्या मतलब है? स्कैटर रेडिएशंस वो रेडिएशंस हैं जो कि रुकावट पैदा कर देती है। मतलब कि इमेज के अंदर क्या प्रोवाइड कर देगी? फॉग लेके आ जाएगी, या फिर जो इमेज का कॉन्ट्रास्ट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इमेज की शार्पनेस कम हो जाएगी स्कैटर रेडिएशन की वजह से। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो स्कैटर रेडिएशन क्या होती है? द रेडिएशन, ऐसी रेडिएशन होती है, रेडिएशन from which जो हमारी इमेज है उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा? या तो फॉग आ जाएगा या फिर उस इमेज का क्या हो जाएगा? कंट्रास्ट कम हो जाएगा। कंट्रास्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिससे हमारी इमेज की क्वालिटी क्या हो जाएगी? लो कर जाएगी। इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिड्यूसेस स्कैटर रेडिएशन। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग इन अ पीए चेस्ट एक्सरे द एक्स-रेज पासिस थ्रू द बॉडी। अच्छा जी, पीए चेस्ट एक्सरे के अंदर, जो चेस्ट एक्सरे हम कराते हैं उसके अंदर जो एक्सरेज है वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ से एंटर होगी और कहाँ से एग्जिट होगी, ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है जी। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम बैक टू फ्रंट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले तो इस पीए चेस्ट एक्सरे का मतलब अगर हम समझें तो ये जो पीए चेस्ट एक्सरे है, इस पीए का मतलब होता है पोस्टीरियो एंटीरियर पोस्टीरियो एंटीरियर चेस्ट एक्सरे। ठीक है जी। पोस्टीरियो एंटीरियर का क्या मतलब है कि भाई जो हमारी एक्स रेज है वो कहाँ से आएगी? बैक वाले रीजन से एंटर करेगी अपनी बॉडी के अंदर, एंटर्स थ्रू बैक, एंटर्स थ्रू बैक। बैक को हम कौन सा रीजन बोलते हैं? पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं। तो इसको लिख देते हैं पोस्टीरियर, है ना जी। और एग्जिट्स थ्रू कहाँ से एग्जिट करेगी? फ्रंट से। फ्रंट वाला हिस्सा को अपन क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। इसीलिए इस पीए का मतलब क्या है? पोस्टीरियो एंटीरियर। मतलब कि आपकी जो एक्स रेज है वो बैक से एंटर करके कहाँ जाएगी? फ्रंट के अंदर जाएगी। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रास्ट मीडिया।
कंट्रास्ट मीडिया का मतलब है वो एजेंट जो कि क्या कर रहा है, वो एजेंट है जो कि क्या कर रहा है, हमारे एक्सरे के अंदर इमेज कंट्रास्ट बढ़ा रहा है। इमेज कंट्रास्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन सब में से जो कंट्रास्ट मीडिया है जो कि इमेज कंट्रास्ट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वो होगा हमारा बेरियम सल्फेट। क्यों होगा बेरियम सल्फेट? क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है ये काम आता है, ये होता कैसा है, पहले तो रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक होता है मतलब कि क्या करेगा, ये एक्स रेस को अब्जॉर्ब करेगा। अब्जॉर्ब करके जहाँ वो एक्स रेज अब्जॉर्ब हुई है वहाँ पे क्या हमको नज़र आएगा, वाइट सी कह सकते हैं एक्सटीरियर्स अपन को प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है जी, तो मतलब हमको रेडियो ओपेक में क्या मिलेगा, वाइट चीज़ें नज़र आएगी हमको, है ना। रेडियो अगर ल्यूसेंट होता तो हमको वही ब्लैक नज़र आती, यहाँ पर कैसी नज़र आ रही है, वाइट नज़र आ रही है ना जी। और इस बेरियम सल्फेट को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टू सी द गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल लाइनिंग जो हमारी है उसको भी विजुअलाइज करने में हम बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। तो इधर ही लिख देते हैं। ठीक है जी, ऐसे ही लिख देते हैं। हम बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं टू सी व्हाट, टू विजुअलाइज the gastrointestinal लाइन। ठीक है जी, क्या देखने में, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लाइन को देखने में हम बेरियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। बेरियम सल्फेट कैसा है, रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या कर रहा है, एक्सरेज को अब्जॉर्ब कर रहा है। जहाँ पे वो एक्सरेज अब्जॉर्ब हो जाएगी वहाँ पे हमको वाइट पैचेस नज़र आएंगे। ठीक है जी, और क्या करेगा, एक्सरे के अंदर इमेज कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question is asking what is the typical frequency of X-rays? X-rays की typical frequency क्या होती है? तो अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा होगा तो एक्सरे क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एंड लो वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ उसकी क्या होती है, कम होती है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी रहेगी, हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो ऑप्शंस में देखें 10 to 100 हर्ट्ज, 1 to 100 मेगा हर्ट्ज या फिर 10 to the power 16 to 10 to the power 19 हर्ट्ज या फिर 10 to the power 4 to 6 हर्ट्ज। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी मैंने कहा है कि एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर हमको देखते ही पता चल रहा है कि भाई 10 to the power 16 to 10 to the power 19 हर्ट्ज तक इसकी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑटोक्लेविंग इज डन एट। कल एक क्वेश्चन आया था ऑटोक्लेविंग का जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ऑटोक्लेविंग, है ना जी। ऑटोक्लेविंग, ये ऑटोक्लेविंग क्या है, ऑटोक्लेविंग है प्रोसेस ऑफ फ्यूमिगेशन, मतलब कि
फ्यूमिगेशन मतलब हम इस प्रोसेस के अंदर क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, हाई प्रेशराइज्ड स्टीम दे रहे हैं, हाई प्रेशराइज्ड स्टीम टू दी स्टेरिलाइज्ड, नहीं टू दी किसको दे रहे हैं हम स्टीम दे रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, तो टू दी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि उस पे से क्या हो जाए, सारे बैक्टीरियाज मर जाएं, किल दी बैक्टीरियाज। किस पे करते हैं ये, 15 से 20 मिनट के लिए करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री फॉर 10 मिनट्स, नहीं ये तो 15 से 20 मिनट के लिए होता है ना जी। 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 psi फॉर 15 to 20 मिनट्स, यस 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, हाई प्रेशराइज स्टीम प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, ताकि वो स्टेरिलाइज हो सके और इसके अंदर जितने भी बैक्टीरियाज माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसइंफेक्टेंट कॉमनली यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट अपन को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज फॉर्मेलिन, डेटॉल, एल्कोहल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों अगर हम बात करें फॉर्मेलिन की, तो फॉर्मेलिन के अंदर क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, कल ही बताया था। और ये फॉर्मल्डिहाइड हम किस में यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइजेशन में यूज़ करते हैं, फ्यूमिगेशन में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन फ्यूमिगेशन, मतलब ये तो होगा। डेटॉल की अगर हम बात करें, डेटॉल के अंदर होता है एक फिनॉल डिसइंफेक्टेंट। डेटॉल क्या होता है, फिनॉल डिसइंफेक्टेंट। जिससे क्या होता है, हम यूज करते हैं टू क्लीन द सरफेस इन द ऑपरेशन थिएटर्स, क्लीनिंग द सरफेस। और कई बार हम इसको फेस एंटीसेप्टिक में भी, स्किन एंटीसेप्टिक में भी यूज़ करते हैं। ऑल्सो इन यूजिंग लाइक स्किन एंटीसेप्टिक। ठीक है जी। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के अंदर 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है या फिर फिनॉल होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, जब भी इंजेक्शन लगाते हैं तो स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसी एल्कोहल का यूज़ करते हैं। इस एल्कोहल के अंदर क्या होता है, 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल प्रेजेंट होता है ना जी, जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन बिफोर इंजेक्शन। तो मतलब ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर ये सब काम में आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। फॉर्मेलिन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड होता है, जिसको हम फ्यूमिगेशन में हेल्प करते हैं ताकि सर्जिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या हो जाए, स्टेरिलाइज हो जाए। डेटॉल के अंदर फिनॉल डिसइंफेक्टेंट होता है, जिसको हम क्लीन करने के लिए, सरफेस को क्लीन करने के लिए या फिर स्किन एंटीसेप्टिक के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल के अंदर 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं स्किन का इंजेक्शन से पहले। तो इन सब को हम यूज़ करते हैं ऑपरेशन थिएटर्स में। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग द बॉल ड्यूरिंग द सर्जरी। सर्जरी के दौरान हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बॉल पकड़ने के लिए। बॉल वो बॉल वाला बॉल नहीं है, ये अपने बॉडी का ऑर्गन है। ठीक है जी, एलिस फोर्सेप्स, बैबकॉक फोर्सेप्स, कोशर्स फोर्सेप्स या फिर आर्टरी फोर्सेप्स, किसका यूज करते हैं हम बॉल, जो कि क्या है बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन। तो जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनको पकड़ने के लिए हम बैबकॉक फोर्सेप्स का यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग डेलिकेट ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या होता है, ये ओपन राउंड सा स्ट्रक्चर होता है, राउंड फ्रॉम द टिप, राउंडेड फ्रॉम द टिप। टिप से कैसा होगा, राउंडेड होगा, प्लस इसके पास किसी भी तरीके के टीथ प्रेजेंट नहीं होंगे। टीथ का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज़ को पकड़ रहे हैं तो वो चीज़ नुकीली ना हो, है ना जी। प्लस नो टीथ प्रेजेंट, नो टीथ प्रेजेंट, है ना जी। फिर अगर एलिस फोर्सेप्स की अगर हम बात करें तो एलिस फोर्सेप्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं, है ना जी। तो ये किसको पकड़ने में काम करेंगे, ये थोड़े टफ ऑर्गन्स लाइक हमारी स्किन हो गई, स्किन को पकड़ने में काम करता है। यूज टू होल्ड व्हाट, स्किन। ठीक है जी। कोशर्स फोर्सेप्स की अगर अपन बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं टू होल्ड मसल्स, है ना जी। आर्टरी फोर्सेप्स की बात करें तो इट इज़ यूज टू क्लैम्प मसल्स, used to clamp the blood vessels। क्लैम्प का मतलब क्या होता है, क्लैम्प का मतलब जब भी कभी हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो सर्जरी के टाइम पे क्या होता है, हमको ब्लड वेसल्स को अगर पकड़ना हो, पकड़ के खींचना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टरी फोर्सेप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, बॉल को पकड़ने के लिए सर्जरी के दौरान हम किस फोर्सेप्स का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे बैबकॉक फोर्सेप्स, जो कि टिप से क्या रहेगी, राउंडेड रहेगी, प्लस इसके पास टीथ प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो कोई भी अगर डेलिकेट ऑर्गन होगा जिसको अपन को पकड़ना होगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, बैबकॉक फोर्सेप्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेपेरोटोमी इज कि भाई लेपेरोटोमी क्या है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग है या फिर सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग इंसिजर इन द एब्डोमिनल वॉल, या फिर एक तरीके की बोन सर्जरी है, या फिर एक लिवर बायोप्सी है। तो लेपेरोटोमी जो होती है ना, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं इन द एब्डोमिनल वॉल। इंसिजन का मतलब ये है कि हमारी एब्डोमिनल वॉल के अंदर अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उसका इंसिजन करके, उसको काट के हम उसका क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो which of the following, yes this one, which of the following is a sterile technique, इनमें से कौन सी है जो स्टेराइल टेक्निक है। स्टेराइल मतलब वही हमारी ऑटोक्लेविंग एंड फ्यूमिगेशन, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को साफ कर रहे थे। सो वियरिंग ग्लव्स ओनली, वियरिंग वॉशिंग हैंड्स, या फिर यूजिंग ऑटोक्लेव्ड इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर डिसइंफेक्टिंग सरफेस। मतलब कि स्टेराइल टेक्निक क्या है, स्टेराइल मतलब स्टेरिलाइजेशन हम कहाँ कर रहे थे, सिर्फ फ्यूमिगेशन और ऑटोक्लेविंग के अंदर कर रहे थे, जिसके अंदर क्या कर रहे थे
कि भाई हमने हाई प्रेशराइज स्टीम दी टू द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना जी, जिससे कि क्या हुए, जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट थे वो सब क्या हो गए, डेड हो गए। ठीक है जी। तो स्टेराइल टेक्निक कौन सी हो गई, यूजिंग ऑटोक्लेव्ड इंस्ट्रूमेंट्स, यूजिंग ऑटोक्लेव्ड इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जोन इन द ओटी रिक्वायर्स स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेजर्स। ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कौन सा ऐसा जोन है जो कि रेस्ट्रिक्टेड होता है, जहाँ पे हर किसी को आने नहीं देना होता है, जब भी कोई सर्जरी की जाती है तब उसको सील किया जाता है, तो उस रीजन को, उस जोन को हम क्या बोलेंगे, अनरेस्ट्रिक्टेड जोन बोलेंगे, सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन बोलेंगे, या फिर रेस्ट्रिक्टेड जोन बोलेंगे, या फिर पेशेंट वेटिंग एरिया बोलेंगे। ऑब्वियस की बात है, ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर क्या होती है, सर्जरीज होती है, सर्जरीज की जाती है, तो वो उसके अंदर जितने भी हमारे, लिख ही देते हैं, ऑपरेशन थिएटर्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जितने भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं, मतलब जितने भी बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो सब खुले हैं, है ना जी। प्लस जो सर्जरी के टाइम डॉक्टर्स यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। अगर उस यूनिफॉर्म की अगर हम बात करें तो वो यूनिफॉर्म भी कैसी रहती है, पड़ी रहती है, ओपन रहती है ना जी, डिसइंफेक्शन के लिए जानी होती है। इसीलिए हम ऐसे जोन को जहाँ पे सर्जरी हो रही होती है, जो कि ऑपरेशन थिएटर रूम होता है, उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड जोन। वहाँ पे कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है जी, इसलिए वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड जोन है। रेस्ट्रिक्टेड जोन के अंदर आपका ऑपरेशन रूम आ जाएगा, प्लस आपका जो कॉरिडोर है, जो उस ऑपरेशन थिएटर के आसपास जो भी एरिया है, उसको हम क्या बोल देंगे, रेस्ट्रिक्टेड जोन बोल देंगे। ठीक है जी। पेशेंट वेटिंग एरिया तो बिल्कुल भी जहाँ पे सब वेट कर रहे होते हैं, तो ये किसी भी तरीके का कोई जोन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन रूम के बाहर जितना भी एरिया 100 मीटर्स तक का रहता है वो सेमी रेस्ट्रिक्टेड जोन होता है। अनरेस्ट्रिक्टेड जोन जो होता है वो आपका हो जाएगा रिसेप्शन एरिया, हॉस्पिटल की एंट्रेंस, ये सब क्या हो जाएगी, अनरेस्ट्रिक्टेड जोन हो जाएगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाफ वैल्यू लेयर is used to measure, half value layer is used to measure, half value layer को क्या मेजर करने में हेल्प करते हैं, पेशेंट डोज, ट्यूब एफिशिएंसी, बीम क्वालिटी, या फिर स्कैटर रेडिएशन। तो ये जो हाफ वैल्यू लेयर है ये आपके काम आती है बीम की क्वालिटी, बीम क्वालिटी को क्या करता है, ये मेजर करता है। प्लस ये हाफ वैल्यू लेयर एक ऐसी लेयर है, इट इज़ अ लेयर जिससे क्या हो रहा है, जो हमारी एक्स रेज है उसके बीच में ये रुकावट पैदा कर रहा है। रुकावट मतलब क्या ला रहा है, रेजिस्टेंस ला रहा है, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या हुआ, जो हमारी एक्स रे है उसकी एफिशिएंसी क्या हो गई, हाफ हो गई। इसको हम बोलते हैं हाफ वैल्यू लेयर। क्या लेयर है ये, वो लेयर है जो कि एक्स रे के बीम की एफिशिएंसी को या फिर क्वालिटी को मेजर कर रही है। ऐसी लेयर है जो कि एक्स रे के अंदर रुकावट ला रही है, रुकावट लाने से एक्स रे की एफिशिएंसी या फिर हम कह सकते हैं इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बीम क्वालिटी या फिर पेनिट्रेबिलिटी को क्या कर रही है, ये मेजर कर रही है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्लास के अंदर ही लर्न हुआ होगा।
थोड़े बहुत क्वेश्चंस अगर हम रोज़ करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।